सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है एचएसएससी 2026 के लिए, उसी सीरीज में जो है आज हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 37 करने वाले हैं, यानी कि क्लास नंबर 37 करने वाले हैं। इससे पहले मैं कंप्लीट 36 वीडियो इंडिया जीके की डाल चुका हूं और बेहद इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल डाटा वहां पर मैंने करवाया है। टू द पॉइंट सिर्फ उतना ही पढ़ाया है जितने आपके एग्जाम में आने के लायक है मेरे भाई। फालतू आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि इंडिया जीके बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। अगर आप कंप्लीट करने बैठोगे तो हो नहीं पाएगा। और इंडिया जीके का जो पार्ट है वो एचएसएससी के अंदर मात्र 15 मार्क्स का आता है। उसके लिए आपको पूरी बुक्स रटने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारा जो है अभी फर्स्ट राउंड चल रहा है। फर्स्ट राउंड में जो है थोड़ा सा बता देता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हमारा चला हुआ है। हिस्ट्री, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा बता देता हूं। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्लॉट है जो खत्म हो चुका है। फर्स्ट स्लॉट में हम लगभग 500 प्लस जो है क्वेश्चन कर चुके हैं और दूसरा स्लॉट हमारा जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से जो है हमारा स्लॉट ऐसे ही स्टार्ट होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। जब ये दूसरा स्लॉट समाप्त होगा तो यहाँ पर जो है 1000 जो है एमसीक्यू हम कंप्लीट कर लेंगे और यही हमारा टारगेट था इंडिया जीके का, ठीक है। 1000 एमसीक्यू का मतलब है कि लगभग 3000 क्वेश्चन की जो है आप यहाँ पर तैयारी काफी अच्छे लेवल की कर चुके हैं। और अगर आप कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनाए रखेंगे जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने बनाए रखी है, मैं काफी समय से देख रहा हूं कमेंट सेक्शन के अंदर, यकीनन उनको मैं कह रहा हूं कि आप ऐसी ही कंसिस्टेंसी बनाए रखना। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चाहे आपका एग्जाम आज हो, 2 महीने के बाद हो या फिर 5 महीने के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप बढ़ते रहना आगे कंटिन्यूसली, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा मेरे भाई, ठीक है। फर्स्ट स्लॉट जो है आज का हमारा आज यहां पर खत्म हो रहा है 37 क्लास में। इसके बाद सेकंड स्लॉट जो है वो हमारा कल से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर वही रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के 200 क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और पीडीएफ जो है बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं दर्रे हमारे पिछली क्लास में स्टार्ट हुए थे और आज इस क्लास में जो है सारे दर्रों को खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए पालघाट दर्रा का यहाँ पर बात हुआ है। तो पालघाट दर्रा आप सभी की जानते हैं किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो इन पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये इसका आंसर जो है आप अपने दिमाग में सोच लो। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्या पूछता है, वैसे तो ये क्वेश्चन एक इसने पूछ ही लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अलावा एक और फेवरेट क्वेश्चन है, वो क्या पूछता है, वो पूछता है जो है क्या पूछता है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के दर्रों को उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। तो इसको जो है अरेंज करेंगे हम। ये क्वेश्चन पर हम बाद में चलेंगे, पहले हम इसको अरेंज करेंगे क्योंकि ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। पहले नंबर पर कौन सा आएगा भाई, पहले नंबर पर जो है कौन सा आएगा, पालघाट आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। क्या था, थालघाट, भोरघाट और पालघाट था ना, ठीक है। थालघाट आएगा पहले। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा भोरघाट। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा, पालघाट। इसको पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं भाई, ठीक है, पालघाट, ठीक है। इन दोनों के, अच्छा एक और याद रखना, चौथा और याद रखना। कौन सा चौथा याद रखेंगे, शेनकोटा गैप, शेनकोटा घाट, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। दर्रा बोल लो, कुछ ही बोल लो, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है ये दोनों कहां पर हैं और ये दोनों कहां पर है। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही याद रखना, मैंने ऐसे ही याद किया है, ठीक है। ये दोनों कहां पर हैं, ये दोनों महाराष्ट्र के अंदर हैं। और ये चारों में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, यकीन मानिएगा। और भी बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे जो है मेरे भाई, ठीक है, घाट है, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है। सारे आपको रटने की जरूरत नहीं है, इन चारों को बस रट्टा मार लो। थालघाट और भोरघाट कहां पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। पालघाट और शेनगोटा घाट कहां पर है, ये केरल के अंदर है मेरे भाई, ठीक है। ये केरल के अंदर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अब इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक क्या हो सकती है, अब इनको याद करने की एक ट्रिक हो सकती है, थालघाट से लिख लो टी, भोरघाट से लिख लो बी,
पालघाट से लिख लो पी और शेनकोटा से लिख एस। अब इसको याद क्या होगी, अब इसका होगा टी से हो जाएगा ठाकुर, बी से हो जाएगा भानु प्रताप, भानु प्रताप नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है। पी से हो जाएगा प्रताप और एस से हो जाएगा सिंह। बस ये चार शब्द आप याद कर रख लेना, ठाकुर, भानु प्रताप सिंह। इसी से आपके चारों जो दर्रे हैं ना, चारों पासिस हैं, वो जो है आपके याद हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चारों घाट ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपको याद रखने हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर के आंसर पे। पहले का आंसर जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पालघाट दर्रा है ना, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है अवस्थित हो जाएगा। यहां से इसको पढ़ लेना भाई, पालघाट दर्रे के बारे में। इसे पलक्कड़ गैप भी जो है कहा जाता है। यह भारत के दक्षिणी घाट में जो है स्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अवस्थिति इसकी यहां से देख लेना, नीलगिरी पहाड़ियों और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है यह स्थित हो जाएगा। और महत्व यह केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जो है जोड़ता है। यहां तक इसकी व्याख्या कंप्लीट हुई। उसके बाद जो है और क्या चीजें दी गई है, और चीजें यहाँ पे दी गई है, नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है। कार्डमम पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, कार्डमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये जो नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियां है, अन्नामलाई पहाड़ियां, इन दोनों के बीच में स्थित है मेरे भाई, ठीक है। नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में कौन सी जो है पहाड़ियां अवस्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी अवस्थित है। पालघाट दर्रा सीधे कार्डमम पहाड़ियों के संपर्क में नहीं आता है, इतना आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पे एक नीलगिरी और अन्नामलाई भी पहाड़ी दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के बीच में कौन सा दर्रा अवस्थित हो जाएगा, शेनकोटा दर्रा अवस्थित हो जाएगा। नीचे बात करके आए सोनकोटा की, ठीक है। शेनकोटा दर्रा जो है यहां पर अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, पूछा गया है। तो बारालाचा दर्रा कहां पर है, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। पांचाला दर्रा क्या है भाई, पांचाला दर्रा को जो है कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, लेपचाला दर्रा भी बोला जाता है भाई, ठीक है, ठीक है। लेपचाला दर्रा भी जो है इसको कभी कभी बोला जाता है मेरे भाई। शिवकिला दर्रा, ये रहा शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहां पर हो जाएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पांचाला या फिर लेपचला दर्रा ये कहां पर हो जाएगा, ये भी हिमाचल में हो जाएगा, ठीक है। तीनों हिमाचल में हो गए। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेलेपला जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है, तो ये कहां पर अवस्थित हो जाएगा, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कहां पर अवस्थित है, सिक्किम के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। सिक्किम के अंदर अवस्थित है। और सिक्किम को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है भाई, ठीक है। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। बाकी जेलेपला के दर्रे के बारे में यहां से जो है इंपॉर्टेंट मैंने चीज लिख दी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है। तो बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा है, ये किस राज्य के अंदर अवस्थित हो जाएंगे, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जो है अवस्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैसे इसकी लोकेशन जो है एनसीईआरटी के हिसाब से जम्मू कश्मीर है, लेकिन वर्तमान के हिसाब से ये लद्दाख के अंदर अवस्थित है। देखो बुर्जिल दर्रा क्या है, यह कश्मीरी घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों और आगे गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है। गिलगित बाल्टिस्तान या फिर बाल्टिस्तान कौन सा एरिया है जहां पर पीओके मतलब पाकिस्तान ने जो है गैर कब्जा वहां पर कर रखा है ना, वहीं पर कौन सा है हमारा पश्चिमी जो है हिमालय अवस्थित है, जिसका नाम है नंगा पर्वत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यह एक प्राचीन मार्ग है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, जोजिला दर्रे को देख लेते हैं। यह महान हिमालय श्रेणी में स्थित है और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। सिंपल सी चीज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए जो है लद्दाख का प्रवेश द्वार किस दर्रे को बोला जाता है, तो जोजिले दर्रे को जो है लद्दाख का प्रवेश द्वार बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो ये जम्मू कश्मीर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, बुर्जिल तथा जोजिल दर्रे का। उसके बाद कुछ और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के दर्रे में लिख देता हूं, क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। सिर्फ वही लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं
बाकी की बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, एक पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है मेरे भाई, ठीक है। कहाँ पर लिख के दे दिया, ये देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था ना सारे दर्रे मैं लिख लाऊंगा, ये देखो ये आ गए हैं सारे दर्रे, ये देखो भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे पर्वतीय दर्रों का नाम मिलेगा आपको, यहाँ पे चांगला दर्रा है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और किस किस को जोड़ता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बस यही तीन चीजें आपको याद रखनी है दर्रों के अंदर, कौन सा दर्रा, दर्रे का नाम, कहाँ पर उसकी अवस्थिति है, यानी कि कौन सा भारत का राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वो लोकेशन है, या फिर वो जो है किन किन को जोड़ता है। बस यही तीन चीज दर्रों के अंदर से आपको याद करनी है मेरे भाई। यहां तक आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, कहां पर थे हम, ये रहा, यहां पर थे ना। तो चलिए कहाँ गए, यहीं पे थे ना। चलो हिमाचल प्रदेश के दर्रे हम देख रहे थे, तो यहां पे देख लेते हैं रोहतांग दर्रे मेरे भाई, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा, शिव किला हो जाएगा। देखिए इतने सारे दर्रे हैं, एक बार पढ़ने से ये याद नहीं होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब तक इनको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे ना, ये चीजें आपको कभी भी याद नहीं रहेंगी मेरे भाई, पहले ही बता देता हूं आपको। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो बार बार इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। जब भी हिमाचल प्रदेश का नाम आए तो आपके सारे दर्रे याद आने चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सा दर्रा हो जाएगा, रोहतांग हो जाएगा, शिव किला हो जाएगा, बारालाचा दर्रा हो जाएगा, ऐसी चीजें आपको याद होंगी मेरे भाई, ठीक है। बारालाचा दर्रा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर को ऊपर हम देख चुके हैं। सिक्किम की बात कर लेते हैं, सिक्किम के अंदर भी इंपॉर्टेंट दर्रा है, कौन सा हो जाएगा, नाथुला हो जाएगा, जेलेपला हो जाएगा। जेलेपला अभी ऊपर देख के आए ना, नाथुला, नाथुला और जेलेपला। वैसे ये सारे मैंने नीचे भी लिखे गए हैं, अब ये मत कहना नीचे लिखे हैं तो यहाँ मत बताओ यार, थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं उस चीज़ को, मतलब सुनने की प्रैक्टिस डालो, पेशेंस रखने की तो प्रैक्टिस है, हो चुकी होगी मेरे हिसाब से, काफ़ी लंबे समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सुनने की भी प्रैक्टिस डालो मेरे भाई, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे 2-3 साल बड़ा ही होऊंगा, इसीलिए मैं ये चीज़ें देख चुका हूँ मेरे भाई, ठीक है। आपको वही सजेशन दे रहा हूँ जो मैंने कभी गलतियाँ की थी, इसीलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें बार बार करने से याद होंगे। एक बार आप वीडियो देख लोगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये दर्रे आज आप पढ़ लोगे ना, इसके बाद ये दर्रे कब पढ़ोगे मैं तो नहीं मानता कि दोबारा कभी पढ़ो भी गए। एग्जाम के नियर बाय पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, और उस समय जब एग्जाम के नियर बाय पढ़ोगे ना तो ये सारे दर्रे आप पढ़ पाओगे, ना ही उस समय याद रहेंगे भाई। एक बार चीज़ें करने से याद नहीं होता है, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, सरकारी नौकरी जो है ना वो 2 महीने की तैयारी से नहीं निकलता है। किसी के मन में वहम हो ना तो वो निकाल देना मेरे भाई। कभी आपको लगता हो कि यार अभी छोड़ देते हैं तैयारी, एचएसएससी कुछ कर तो नहीं रही नहीं है, जैसे ही पीएमटी पीएचटी की डेट आएगी मैं अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दूंगा, और 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, मैं तैयारी करूंगा और नौकरी लग जाएगी। नहीं होएगा भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। सरकारी नौकरी एक मैराथन है, जब तक आप इसके अंदर 2 से 3 साल नहीं डालोगे ना अपने करियर के, अपने लाइफ के, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। अब आप बहुत से बार बच्चे सोचते होंगे यार यूपीएससी में बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे हैं, पहली बार में जो है उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, पहली बार में यूपीएससी लग जाता है, आईएएस पीएस पीसीएस लग जाता है मेरे। पहली बार में कुछ नहीं होता मेरे भाई, पहली बार में पता है उनका कैसे होता है, जो +2 क्लास क्रॉस करते हैं ना, वो 12th क्लास, वो यहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, जो ग्रेजुएशन करते हैं ना, ग्रेजुएशन। कुछ तो ऐसे महानुभाव होते हैं वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है ना, पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं ना, अच्छे लेवल के पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, जिनके डॉक्टर्स इंजीनियर होते हैं, वो तो 6th क्लास से ही भाई यूपीएससी आईएएस पीसीएस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी का मतलब ही है, वो ये कहते हैं कि भाई 6th क्लास से ही जो है आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दो बच्चे की, हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th करते ही, अब मेरे जैसे बच्चे और कुछ मेरे जैसे आप जैसे भी बच्चे होंगे, वो तो ग्रेजुएशन तक भाई अपनी ज़िंदगी तो मौज ही खत्म नहीं होती भाई, आप तो इधर उधर देखते रहते हैं, छोड़ यार देख लेंगे कोई नहीं, ऐसी चलती है हमारी चीज़ें, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद जब एकदम से प्रेशर आता है हमारी लाइफ में, हमें लगता है कि भाई नौकरी भी करनी है, कैसे मिलेगी, है सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, तब सारा एकदम से बर्डन आ जाता है। नहीं होती मेरे भाई ये चीज़ें, सीक्वेंस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, मैराथन ये चीज़ें होती है मेरे भाई। अब 12th के बाद भी जो बच्चा समझदार होता है ना, वो 3 साल ग्रेजुएशन करता है, ठीक है। कई बच्चे तो 5 साल पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, तो वो यहाँ पर जो 3 साल दिए है ना, यहीं से फर्स्ट ईयर से ही जो है अपनी यूपीएससी आईपीएस की जो है तैयारी स्टार्ट करते हैं। 3 साल जो है वो तैयारी अच्छे जी लगा के करते हैं, और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो पहली बार जब फार्म भरते हैं ना, तब उनका जो है सिलेक्शन हो जाता है, तब वो कहते हैं कि पहली बार में सिलेक्शन हो गया। एक्चुअल में पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, वो 3 साल से तैयारी कर रहा है मेरे भाई,
समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही एचएसएससी भी है भाई, एचएसएससी आईएएस पीसीएस से कम नहीं है मेरे भाई, यकीन मानिएगा, ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होगे मेरी गंभीरता को, कितना मैं गंभीर हूँ आपके फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को लेके, और इतना ही गंभीर आपको भी होना पड़ेगा मेरे भाई। मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा? ना तो मैं डेली मोटिवेट आपको कर पाऊंगा, ना ही आप अपने आप को डेली मोटिवेट कर पाओगे मेरे भाई, समझ है। लेकिन एक चीज डेली हो सकती है, क्या हो सकती है? कंसिस्टेंसी डेली हो सकती है, और रिजल्ट और आउटपुट जो होता है ना, वो भी कंसिस्टेंसी से ही मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बात बहुत होगी है, ठीक है। नाथुला जेलेब दर्रा कहां पर हो जाएगा? सिक्किम के अंदर हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से दर्रे हो जाएंगे? थांगला हो जाएगा, ठीक है, थांगला हो जाएगा, नीति हो जाएगा, माना हो जाएगा, नीति दर्रा हो जाएगा, माना हो जाएगा, लिपुलेख हो जाएगा। ये दर्रे कहां पर हो जाएंगे? उत्तराखंड के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें नीचे टेबल के अंदर भी दिखाऊंगा मैं, हो जाएगा कुछ ना कुछ यार, ठीक है। लगे रहना बस, यकीन मानो। मैं तो इतना कहूंगा, देखो कुछ बच्चों को चीजें बुरी लगेंगी। 2026 की आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे, अगर कुछ बच्चों को ऐसा है ना कि मेरे तो मार्क्स कम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों के मार्क्स जाहिर सी बात है 50-55 के आसपास भी होंगे, सिर्फ पॉइंटों में जो है वो पास हुए होंगे, तो भाई अगर आपका हरियाणा पुलिस में नाम नहीं आ रहा है ना, कि आपकी ओवर एज हो चुकी है, तो यकीन मानिएगा आपका नाम बहुत रेयर है किसी पोस्ट में मेंस के लिए आ जाए। मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं आएगा नाम। तो अगर आपको जो है ये पता चल गया ना कि यार मेरा नाम नहीं आना, तो ये चीज़ आपको मायूस करने के लिए नहीं बोल रहा मेरे भाई, ना ही आपका जो है डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ। आपको मैं प्रिपेयर कहाँ पर करने के लिए बोल रहा हूँ? आपको जो है मैं 2029 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरे भाई, ताकि आप यहाँ पर वो गलती ना करें जो आपने 2026 में गलती करी थी मेरे भाई, समझ रहे हो। कोई समझदार बच्चा होगा तो डेफिनेटली इस चीज़ को समझेगा मेरे भाई, कमेंट में लिखना कौन कौन समझा इस चीज़ को, ठीक है। चलिए हो गया ना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रवेश द्वार के रूप में जो है जाना जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो राइट ऑप्शन बनिहाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में जो है स्थित है। प्रवेश द्वार, इसे कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? लद्दाख का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? उसी तरह कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में जो है जाना जाता है बनिहाल दर्रे को, क्योंकि यह बाहरी हिमालय मैदानों को जम्मू कश्मीर की मुख्य घाटी श्रीनगर से जो है जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। ये विशेषता यहां से आप पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। चांगला दर्रा की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है। चांगला दर्रा कहां पर अवस्थित है? लद्दाख के अंदर अवस्थित है, लद्दाख के अंदर अवस्थित हो जाएगा। और किसको किसको जोड़ता है? लेह को पेंगोंग झील से, लेह को पेंगोंग झील से। पेंगोंग कैसे लिखेंगे भाई? पेंगोंग, पेंगोंग झील। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अगिल को देख लेते हैं, कहां पर अवस्थित है? लद्दाख के अंदर अवस्थित है, लद्दाख के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। और जो है कहां पर अवस्थित है? काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। काराकोरम कैसे लिखेंगे? चलिए छोड़िए, काराकोरम बोल दिया ना मैंने, याद रखना, ठीक है। काराकोरम श्रेणी में अवस्थित हो जाएगा। किस किस को जोड़ता है? लद्दाख को चीन से जोड़ता है, लद्दाख को जो है चीन से जोड़ता है। लानकला क्या है? लानकला कहां पर अवस्थित है? लद्दाख के अक्साई चीन में अवस्थित है, लद्दाख के अक्साई चीन। अक्साई चीन का मतलब समझते हो? आई होप समझते होंगे। अक्साई चीन, अक्साई चीन का मतलब है वो हिस्सा जहां पर गैर कानूनी रूप से जो है चीन ने कब्जा किया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लेह जाने का मार्ग है? तो लेह जाने का मार्ग इनमें से कौन सा हो जाएगा? शिपकिला नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में चुंबा घाटी नहीं होगी, बनिहाल दर्रा अभी ऊपर देख के आए हैं। राइट ऑप्शन जोजिला दर्रा हो जाएगा, ठीक है। तो जोजिला दर्रा के बारे में यहां से देख लेते हैं। यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। प्रवेश द्वार, इसे कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भारी हिमालय मैदानों को जम्मू कश्मीर की मुख्य घाटी से जो है जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। जोजिला दर्रा इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। शिपकिला दर्रा की बात करूं तो कहां पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। चुंबी घाटी की बात करूं तो कहां पर अवस्थित है? तिब्बत चीन के अंदर स्थित है, ठीक है। तिब्बत चीन के अंदर जो है ये अवस्थित हो जाएगा। बनिहाल जो है कहां पर अवस्थित? बनिहाल दर्रा जो है किस किस को जोड़ता है? जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है।
श्रीनगर से ये जो है जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। जोजिला के बारे में पता चल गया ना, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू घाटी है ना, इसको लाहौल एवं स्पीति घाटियों से जो है जोड़ता है? राइट ऑप्शन जो है रोहतांग दर्रा इसका हो जाएगा। यहां से देख लेते हैं रोहतांग दर्रा के बारे में। यह हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। यह दर्रा दक्षिण में स्थित कुल्लू घाटी को उत्तर में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली से लेह जाने वाले राजमार्ग का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अन्य जो है दर्रों को देख लेते हैं। थमासेरी दर्रा यहाँ पर लिखा गया है। थमासेरी जो दर्रा है ये कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ये अवस्थित है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, थमासेरी दर्रा जरूरी नहीं है ये नीचे वाली टेबल के अंदर मिलेगा, क्योंकि दर्रे बहुत सारे हैं मेरे भाई। नीचे वाली टेबल के अंदर दर्रे मैंने सिर्फ उतने ही लिखी है जितने एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं आज तक, ठीक है। दर्रे बहुत ज्यादा है, सारे आप दर्रे याद नहीं कर सकते, ना ही करने चाहिए, क्योंकि 15 मार्क्स की इंडिया जीके पूछी जाती है HSSC के अंदर मेरे भाई, ठीक है। ये तो जो है प्लस आपके लिए प्लस पॉइंट दे रहा हूं जो बता रहा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूछ लेता है, कभी एग्जामिनर में पूछ ले भाई थमासेरी जो दर्रा है ये भारत के किस राज्य के अंदर अवस्थित है। अब जो आपने ये वीडियो डिटेल से देखी होगी ना कोई दर्रा याद रह जाता है दिमाग के अंदर। भाई बताया था भाई उस भाई ने, थमासेरी दर्रा जो कहां पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है अवस्थित हो जाएगा। बनिहाल दर्रा के बारे में आप सभी जानते हैं भाई, ये किसको जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है और जम्मू को श्रीनगर से ये जोड़ता है मेरे भाई। लिपू लेक के बारे में पता है, कहां पर अवस्थित है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर कौन सा अवस्थित है? लिपू लेक दर्रा जो है अवस्थित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा युगम पर्वतीय दर्रों के संदर्भ में सही है मेरे भाई, ठीक है। पर्वतीय दर्रे दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा जो है बिल्कुल सही मैच किया गया है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा जो है सिक्किम के अंदर नहीं हो जाएगा, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे ही पूछ रहा है। लिपू लेक दर्रा कहां पर है भाई? लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड के अंदर है, बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। ये देखो मैंने अभी लिखा ना, यहाँ पे कहां पे लिखा, ये रहा देखो, लिपू लेक दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। मिल गया ना आंसर? देखो मिल गया। ये यही पूछ रहा था कौन सा युगम जो है संदर्भ में सही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीज मैंने आपको बता चुका है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोमडिला दर्रा कहां पर हो जाएगा? तो बोमडिला दर्रा जो है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरे यहाँ पे लिखना है ना अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। यहां पे तो ये बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। अब नाथुला दर्रा कहां पर है? नाथुला दर्रा आपको पता है भाई, नाथुला दर्रा कहां पर अवस्थित हो जाएगा? सिक्किम के अंदर ये अवस्थित हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। इतनी समझ है मेरे भाई, उसके अंदर भी वो बेतुका नहीं पूछेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लेता है HSSC, तो वो सभी को नहीं आते, किसी को नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है कि एग्जामिनर जो बच्चा है उसको चीजें पता है या फिर नहीं है, नॉलेज है या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए जो है राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? पश्चिमी घाट में स्थित विभिन्न घाट दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो पहले क्वेश्चन में ही शायद मैंने बताया था, जो है क्या बताया था? पश्चिमी घाट, प्रमुख दर्रे, ये भाई पश्चिमी घाट के 4 दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, यहां से अनगिनत नहीं, हर बार क्वेश्चन ही यहां से पूछता है। पश्चिमी घाट के 4 दर्रे, बस इनको रट्टा मार लो, घोट के भी लो, कैसे भी कैसे करके दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। तो 4 दर्रे हैं पश्चिमी घाट के, कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा भाई जो है थाल घाट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भोर घाट, तीसरा हो जाएगा पाल घाट, पलक्कड़ बोलते हैं इसको, ठीक है, और चौथा हो जाएगा शेन कोट्टा। कहां पर है दोनों? पहले दोनों है महाराष्ट्र में, और लास्ट के तीसरा और चौथा कहां पर है?
केरल के अंदर। यहां तक सारी बातें समझ में है। और ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी ठाकुर भानु प्रताप सिंह। बस ये 4 शब्द आप याद रख लेना और ये पश्चिमी घाट के चारों दर्रे जो है सीक्वेंस वाइज आपको याद रह जाएंगे। और बस ढूंढ लो अब कहाँ पे क्या क्या कह रहा है। ठीक है, थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट नहीं होएगा। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। भोर घाट नहीं आएगा पहले, भोर घाट पहले नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। इसके बारे में जो यहाँ पे मैंने डिटेल से लिखा गया है इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, थाल घाट किसको जोड़ता है? महाराष्ट्र में स्थित है और मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जो है जोड़ता है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में क्या बोला गया? हिमालय को पार करने वाली नदियां हैं। तो हिमालय को कौन कौन सी नदियां पार कर लेती हैं भाई? तो चलिए देख लेते हैं। सतलुज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गंगा गंगा नहीं करती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जो है ये हिमालय को पार करने वाली नदियां हैं। कैसे हैं? तो चलिए आइए एक एक करके देख लेते हैं। ये ऐसी नदियां हैं, कौन सी नदियां हैं? तो ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, ये ऐसी नदियां जो हिमालय के उत्थान से पहले से वहां बह रही थी। जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठा, इन नदियों ने अपनी पुरानी धाराओं को बनाए रखने के लिए पर्वतों को काटकर गहरे महाखड्डों का जो है निर्माण किया मेरे भाई। स्रोत की बात करूं तो ये तीनों नदियां जो है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज हिमालय की मुख्य श्रेणियों के उत्तर में स्थित तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। आप सभी जानते हैं ये जो तीनों नदियां है ना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और जो है सतलुज, तीनों कहां से निकलती है? ब्रह्म सरोवर के निकट से निकलती है मेरे भाई। ठीक है, हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश करती हैं। और सिंधु नदी की बात करूं तो दमचौक के पास से जो है भारत में प्रवेश करती है। सतलुज की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रे से हिमालय को पार करती है। और ब्रह्मपुत्र के नदी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो उद्गम सोर्स है ब्रह्मपुत्र नदी का कहां से है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, वहां पर इसको जो है सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या बोलेंगे, और भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश दिहांग के नाम से इसको जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये प्रवेश करती है भारत में, और असम के आसपास जो है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। ठीक है, इतनी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद चलें आगे। और क्या याद रखेंगे आप? और अगर भारत में आपसे पूछे ना कि भारत में जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप गंगा का नाम बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, लंबाई की अगर बात करेगा तो भारत की नदी पूछेगा तो गंगा बताएंगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। ये नदियों के क्वेश्चन कैसे आ गए? चलिए कोई बात नहीं। चलिए वो जो टेबल थी ना नीचे वाली, वहां से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे जो भी आपके दर्रे बचे होंगे मेरे भाई। ठीक है, वैसे नॉर्मली दर्रे इतने ही हैं और यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं जितने हमने जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नदियों के क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इनको देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, तो निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम जो है कौन सा हो जाएगा? तो नदियों का सबसे अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखो पहला हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये याद रखना, कभी आप गंगा लगा दो पहले पे, गंगा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि भारत के क्रम में बताओ या फिर भारत की नदियों के क्रम में बताओ। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मोस्टली पहला क्वेश्चन पहले जो है लोग यही देखेंगे, गंगा आ गई तो वही लगा दो पहला गंगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर ब्रह्मपुत्र आएगी, दूसरे पर गंगा आएगी, तीसरे पर गोदावरी आएगी और चौथे पर जो है नर्मदा आएगी। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये देखो व्याख्या में क्या लिखा गया है? नदियों की कुल लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम घटता क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर ब्रह्मपुत्र आएगी, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कुल लंबाई का क्वेश्चन पूछा गया, पहले बता देता हूं मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन किया गया कि भारत के अकॉर्डिंग बताओ मेरे भाई। ठीक है, भारत में तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 800-900 मीटर ही है। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ये देखो कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये देखो क्योंकि ब्रह्मपुत्र की केवल 916 किलोमीटर का ही हिस्सा भारत के अंदर है। ठीक है, और जबकि गंगा कितनी किलोमीटर है? 25-25 किलोमीटर है। यहाँ पे देखो गंगा भी, ये देखो ये गंगा की 25-25 किलोमीटर है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये व्याख्या जो दी गई है ना, इसको प्लीज पढ़ लेना मेरे भाई। पढ़ लोगे क्या? पढ़ को दूं? आई होप पढ़ लोगे मेरे भाई, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो, थोड़ा सा कहना मानते हो अपने बड़े भाई का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। और ये महत्वपूर्ण नोट में मैंने सारी चीज लिख दी है भाई। देखो परीक्षा में अक्सर दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न में कुल लंबाई पूछी जाए तो आप ब्रह्मपुत्र को सबसे पहले लंबी नदी पर रखोगे। यदि प्रश्न केवल भारत के भीतर लंबाई के बारे में हो तो आप क्रम बदल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का केवल 916 किलोमीटर ही हिस्सा भारत के अंदर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में क्या बोला गया, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी मुख्य रूप से किस पर्वत श्रेणी का जो है हिस्सा हो जाएगा, अन्नामलाई श्रेणी का हिस्सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से सारी चीजें देख लेते हैं। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित हो जाएगा। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखना, बहुत बहुत बार पूछी जाती है। 2695 मीटर जो इसकी जो है ऊंचाई हो जाएगी। अवस्थिति की बात करूं तो यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यह 3 पर्वत श्रेणियों के मिलन बिंदु पर स्थित है। उत्तर में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालनी और दक्षिण में जो है कार्डमम इलायची पहाड़ियों के संगम पे जो है ये मिलती है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। उसके बाद कुछ और चीजें यहां पे दी गई है, जैसे कि नीलगिरी श्रेणी दी गई है। तो नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, दोदा बेटा हो जाएगी। दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, कार्डमम श्रेणी कहां पर है, कार्डमम श्रेणी यरी इसको क्या बोला जाता है, इलायची की पहाड़ियां भी जो है इसको बोली जाती है। और अन्नामलाई के दक्षिण में ये जो है अवस्थित हो जाएगी। पालनी श्रेणी की बात करूं तो पालनी श्रेणी कहां पर अवस्थित है, अन्नामलाई की है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है ना उसकी पूर्व की ओर जो है इसका विस्तार है। और इसका जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है या फिर हिल स्टेशन आप बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, कोडाईकनाल इसका जो है प्रसिद्ध हिल स्टेशन हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। वीडियो को 2 बार से 3 बार प्लीज देख लेना, सारी चीज आपको समझ आ जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। ओडिशा में स्थित महेंद्रगिरी चोटी को किस घाट की प्रमुख चोटी माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं ये भारत का जो है दक्षिणी हिस्सा है। अभी हम मोस्टली किसकी बात कर रहे थे, अभी ये क्या है, पश्चिमी घाट है, याद रखना। इस वीडियो के अंदर मोस्टली हमने किसकी बात की है, सिर्फ पश्चिमी घाट की बात की है। ये क्या है, ये पूर्वी घाट है। ये पूर्वी घाट है। जो पश्चिमी घाट है ना वो निरंतर है, कॉन्टिन्यूसली है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे है, बिल्कुल खड़ा है। ठीक है, इनको पार करने के लिए आपको 4 जो दर्रे हैं ना, 4 घाट है, उनकी ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि खड़ा ढाल पर है ये। ठीक है, तीखा मोड़ है, खड़ी ढाल पर है। इनको पार करने के लिए आपको इन्हीं दर्रों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला कौन सा था, थाल घाट था। दूसरे नंबर क्या था, भोर घाट था। तीसरे नंबर पर क्या था, तीसरे नंबर पर कौन सा था भाई, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट था। और उसके नीचे कौन सा था, शेन कोटा था। इन घाट की वजह से ही जो है आप पार कर पाते हैं किसको, पश्चिमी घाट को, क्योंकि ये खड़ा है, ऐसे है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये जो पूर्वी घाट है ना, ये क्या है, ये कटा फटा है। ये कैसा है, कटा फटा है। क्यों कटा फटा है, क्योंकि यहां से जो नदियां आती है ना, नदियां हिंद जो है अपने बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इन नदियों की वजह से जो है ये कटा फटा हो गया है मेरे भाई। ठीक है, तो पूर्व घाट की यहां पे बात की गई है इस क्वेश्चन में। और पूर्वी घाट की जो महेंद्र चोटी है आप सभी जानते हैं, एनसीईआरटी के 2 डाटा हैं। एक तो पुराना एनसीईआरटी, एक तो नया, पुराना लिख दो यहां पे और यहां पे लिख दो नया। पुराने के हिसाब से, अगर एनसीईआरटी पुराने के हिसाब से आपसे पूछे तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी हो जाएगी। दोनों, डोंट वरी, दोनों आपको ऑप्शन में नहीं देगा, एक ही देगा। और नए के हिसाब से आपसे पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी, जिंदगढ़ा हो जाएगी। जिंदगढ़ा इसकी नई चोटी हो जाएगी। अब देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो, ओडिशा राज्य के गजपति जिले में स्थित है और इसे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है महेंद्रगिरी को। ऊंचाई इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा क्या है, 1501 है या 1501 ही होगा यार, 1500 प्लस कर लेना यार, इतना नहीं पूछेगा वो। ठीक है, विशेषता यह पूर्वी घाट की तुलना में कम ऊंचा और विच्छेदित है, इसको छोड़ दो, ये मैं बता चुका हूं। तो ये चीज याद रखना भाई, यहाँ पे महेंद्रगिरी दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया गया है, पूर्वी घाट इसका ऑप्शन हो जाएगा। और महेंद्रगिरी और जो है जिंदगढ़ा दोनों आपको याद रखने हैं मेरे भाई। ठीक है, जो भी ऑप्शन में दे उस हिसाब से आप जो है आंसर लगा देना। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हमने कौन सी देख ली, महेंद्रगिरी, या फिर क्या बोलते हैं, महेंद्रगिरी या फिर जिंदगढ़ा। अब आपसे पूछ ले, बताओ भाई पश्चिमी घाट की भी बता दो। चलो पूर्वी घाट की तो मैंने देख ली, आपको पता है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये गुरु शिखर हो जाएगी मेरे भाई। सॉरी, पश्चिमी घाट ना, मैं कहां पर पहुंच गया, मैं अरावली श्रेणी पे पहुंच गया। इसकी हो जाएगी गुरु शिखर। ठीक है, इसकी हो जाएगी गुरु शिखर। और पश्चिमी घाट की कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। विंध्याचल श्रेणी की बात करूं तो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय पठारों के बीच में एक विभाजक का काम करता है विंध्याचल श्रेणी मेरे भाई। इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करूं तो क्या हो जाएगा, सद्भावना शिखर हो जाएगा। सद्भावना,
यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या बोला गया, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई किस घाट के अंतर्गत आती है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, फैक्चुअल डाटा डायरेक्ट पूछा जाता है एसएससी रेलवे के अंदर। बताइए जो कलसुबाई चोटी है ये भारत के किस राज्य के अंदर अवस्थित है। ये भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंदर अवस्थित है। और एक और क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ एचएसएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, इसके साथ एसएससी और रेलवे की भी तैयारी कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये मेरे लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि एसएससी रेलवे के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, हर साल एग्जाम होते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा सिर्फ एचएसएससी की तैयारी कर रहा है ना, तो मैं उसको बताना चाहूंगा एचएसएससी के ऊपर टोटली डिपेंड मत रहो। ये 4 या 5 साल का मैराथन है भाई, इसमें इतना ही टाइम लगता है एचएसएससी के अंदर मेरे भाई, ठीक है। मिनिमम 3 साल तो आप मान के ही चलो, लेकिन एचएसएससी में जो है हर साल जो है वैकेंसी आती है, हर साल जो है बच्चे लगते हैं। तो अगर आप सिर्फ एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहो, अपने एसएससी और रेलवे के भी जो है एग्जाम फिल किया करो मेरे भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले आपको याद रखना है ये कलसुबाई जो चोटी है ये महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित हो जाएगा। अब क्या पूछा है, किस घाट के अंतर्गत आती है, तो ये किस घाट के अंतर्गत आती है, ए हो जाएगा, उत्तरी सह्याद्री पश्चिमी घाट के अंदर जो है ये आती है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इसके बारे में यहां से पढ़ लेना। कलसुबाई महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, समुद्र तल से ऊंचाई 1646 मीटर हो जाएगी। अवस्थित की बात करूं तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक के उत्तरी भाग में सह्याद्री के नाम से इसको जो है जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं और क्या लिखा गया है, महेंद्रगिरी जो श्रेणी है कहां पर आती है, पूर्वी घाट में आती है। अभी बात करी थी ना पूर्वी घाट, ये किस में है, पश्चिमी घाट, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी किसके अंतर्गत आएगी भाई, ये भी महाराष्ट्र के मध्य जो है स्थित हो जाएगी। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है कहां पर स्थित हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी, ठीक है। धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की जो है सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी किसे माना जाता है, एनसीईआरटी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, पूर्वी घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछेगा ना तो वो क्वेश्चन में मेंशन करके देगा एनसीईआरटी के या तो नवीनतम आंकड़े या फिर पुराने आंकड़ों के हिसाब से। तो महेंद्रगिरी क्या है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से। और नए आंकड़ों के हिसाब से ये हो जाएगी, आंकड़ों हिसाब से मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें आई थिंक जो है क्लियर होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। महेंद्रगिरी की जो है हाइट कितनी होती थी, 1501 होती थी। और जिंदगढ़ा की कितनी हो जाएगी, लिखा है ना ये रहा जिंदगढ़ा, ये महेंद्रगिरी हो जाएगी। जिंदगढ़ा की 1680 है, पता नहीं 90 है, कुछ ऐसी है यार, ठीक है। ये याद रखना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे मेरे भाई। और ये मलयगिरी किसकी चोटी है, कोई बताएगा। चलिए ऑप्शन दे देता हूं आपको, सिर्फ ये पूछा है मैंने, मलयगिरी जो चोटी है ये भारत के किस राज्य के अंदर अवस्थित हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन क्या दूं, केरल दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए है भैया आपका। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दूं, ऑप्शन नंबर बी दे देता हूं आपको, झारखंड दे देता हूं। ऑप्शन नंबर सी आपको दे देता हूं, ओडिशा। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे देता हूं, नन ऑफ द अबोव मेरे भाई, ठीक है। नन ऑफ द अबोव। बताइए इन चारों में से मलयगिरी जो ये चोटी है ये भारत के किस राज्य के अंदर जो है अवस्थित हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं मेरे भाई आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, आप सभी जानते हैं। इसकी लगभग ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2600 हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। 2600 क्या हो जाएगी, 95 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2637 हो जाएगी, माफ कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। ये देखो लिखा गया है दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मेरे भाई, ठीक है। तो दोदा बेटा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे दूसरी चोटी है। जब पहली चोटी कौन सी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी होगी क्या, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ठीक है। दोदा बेटा यह तमिलनाडु राज्य में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी सटीक ऊंचाई समुद्र तल से 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा ये पता ही चल गया आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपसे यहाँ से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है आज का लेक्चर खत्म होता है, ठीक है। आई होप यहाँ से कुछ ना कुछ तो जानकारी आपको मिली होगी मेरे भाई, ठीक है। और यकीन मानो आप बहुत आगे हो, बहुत बच्चों से आगे हो जो इस समय में पढ़ रहा है, क्योंकि यही समय आपका सिलेक्शन वाला समय है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने पूरी टेबल दे दी है, भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे राज्यवार सूची दी है मेरे भाई, ठीक है।
राज्यवार जैसे कि कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे लिख दिया है, किस किस को जोड़ता है यहाँ पे लिख दिया है, और पर्वतीय दर्रे का नाम क्या है यहाँ पर जोड़ दिया है। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी चलिए फटाफट से जल्दी से पढ़ देता हूँ। चांगला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? लद्दाख के अंदर अवस्थित है। किस किस को जोड़ता है? लेह को पेंगोंग झील से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है। अब ये डाउट मत करना लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का क्या मतलब है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का ये मतलब है ये दोनों की बाउंड्रीज के ऊपर जो है अवस्थित है। और किस किस को जोड़ता है? जो है लाहौल हिमाचल, ठीक है, और लेह लद्दाख से जोड़ता है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए जो है ये जो है लद्दाख मतलब लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को के अंदर अवस्थित है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद खारदुंगला दर्रे की बात करूं तो लद्दाख के अंदर अवस्थित है। लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। इमिसला दर्रा की बात करूं तो लद्दाख के अंदर अवस्थित है। लद्दाख को तिब्बत हानले घाटी से ये जोड़ता है। तांग लांग ला की बात करूं तो लद्दाख के अंदर अवस्थित है और तेब्रिंग और गया को आपस में जोड़ता है। जोजिला की बात करूं तो ये सभी को पता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। कश्मीर घाटी को लद्दाख से ये जोड़ता है। काराकोरम दर्रे की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है, भारत को चीन से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रे की बात करूं तो जम्मू और कश्मीर के अंदर अवस्थित है, कश्मीर घाटी को राजौरी से जोड़ देता है। बनिहाल दर्रे की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ देता है। बुर्जेलेस दर्रे की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। अस्टोर घाटी कश्मीर को देवसाई मैदान लद्दाख से जो है ये जोड़ता है मेरे भाई। फटाफट से थोड़े से और बचे हैं, इनको भी खत्म करते हैं जल्दी से, ठीक है। पेंसिला दर्रा की बात करूं तो लद्दाख के अंदर अवस्थित है, जास्कर पर्वतमाला के माध्यम से कश्मीर को कारगिल से जोड़ देता है। रोहतांग दर्रा की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ देता है। शिपकिला की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल के किन्नौर को तिब्बत से जोड़ देता है। देवसा दर्रे की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, कुल्लू को स्पीति घाटी से जोड़ देता है। माना दर्रे की बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रे की बात करूं तो उत्तराखंड के पास है, उत्तराखंड चमोली को तिब्बत से जोड़ देता है। लिपू लेक की बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, भारत तिब्बत और नेपाल के त्रिकोणीय जंक्शन को जोड़ देता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, डोंट वरी। ट्रेल पास की बात करूं तो उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, पिंडारी घाटी को मिलान घाटी से जोड़ देता है। नाथुला सिक्किम के अंदर है, सभी जानते हैं, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जेलेपला भी सिक्किम के अंदर है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। बामडिला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ देता है। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, भारत चीन और म्यांमार की सीमाओं को जोड़ता है। दिहांगला अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार बर्मा से जोड़ता है। पांगसाउ दर्रे की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर अवस्थित है, असम के मैदानी इलाकों को म्यांमार से जोड़ता है। भोरघाट, थालघाट, पलक्कड़ आप सभी जानते हैं, ये बता चुका हूं। शेनगोटा गैप के बारे में भी बता चुका हूं। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे थे, जितने भी भारत के प्रमुख दर्रे हैं, जहां से आज तक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे हैं या फिर आगे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बस इतने दर्रे कर लोगे ना तो इनफ हो जाएगा एचएसएससी के लिए मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बस मेरे मोटिवेशन के लिए एक ही काम हमेशा बोलता हूँ, लाइक और शेयर वीडियो को कर दिया करो, और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो भाई। सारी पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में आपको जो है टेलीग्राम पर मिलने वाली है। बिल्कुल पेड जैसा कंटेंट नहीं मिल रहा हो ना तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, नहीं मिल रहा पेड़ जैसा मेरे भाई, ठीक है। आई होप आप सही बताएंगे, जो भी है आपको लगा होगा मेरे भाई। कुछ तैयारी की है तो कुछ तो आपको लगा ही होगा, तभी तो इतने लंबे समय से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।